आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन के जुड़े क्षेत्र में आज हम चर्चा करेंगे भारत में आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स को लेकर। ये दोनों ही महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक, जैव वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य खुदाई और खुदाई के द्वारा पाए जाने वाले ऐतिहासिक खगोल शास्त्रीय अवशेषों का अध्ययन करना है। भारत में आर्कियोलॉजी के अध्ययन से हम विभिन्न युगों में किए गए जीवन और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि हड्डियों, चित्रकलाओं और अन्य आर्कियोलॉजिकल खगोल शास्त्रीय आवश्यकताओं का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीव विज्ञान जेनेटिक्स का उद्देश्य जीवों के जीवन के रहस्यों को समझना और उनके जीनों का अनुशासन करना है। इसके अंतर्गत भारत में अनुसंधानकर्ता जीव विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत उपचार के लिए जीन थेरेपी, जनसंख्या, जेनेटिक्स और जैव वैज्ञानिक उपकरणों के विकास का अध्ययन। ये शोध क्षेत्र भारतीय समाज और विज्ञान में कई तरह के फायदे प्रदान करते हैं, जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। आर्कियोलॉजी के माध्यम से हम भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विकास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जेनेटिक के अनुसंधान से हम जीवों के जीवन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं और नई जीवन शैली और जीवाणु संक्रमण के खिलाफ उपाय तैयार करते हैं। इससे आर्थिक विकास भी होता है। शोध के माध्यम से नए और उन्नत तकनीकी तरीकों का विकास किया जा सकता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नौकरियों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इन शोध क्षेत्रों का मिलकर उपयोग भारतीय समाज के विकास, संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है और नई जानकारियां देना है। भारतीय वैज्ञानिक इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हमें नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इसी विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट डी के पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर नीरज राय। मैं डॉक्टर नीरज राय, मैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज में साइंटिस्ट डी पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ आर्कियोलॉजी एंड जेनेटिक्स पे। यहाँ पे हम जो है डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं और जितने भी आर्कियोलॉजिकल ह्यूमन रिमेन्स होते हैं उसकी डीएनए टेस्टिंग करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे उनका लाइफस्टाइल, उनका जो माइग्रेशन पैटर्न और उनका जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ रहा होगा इन द पास्ट। और जो हम टाइम स्केल लेते हैं वो अभी से लेकर के 10,000 ईयर्स पहले तक के पॉपुलेशन, माइग्रेशंस, मोबिलिटी, डेमोग्राफिक एक्सपेंशन साउथ एशिया में कैसा रहा होगा, कितने लोग रहे होंगे, खेती बाड़ी कब शुरू हुई होगी इंडिया में जो है, और उसकी वजह से कितनी बीमारियां हुई होंगी, कैसे लोग माइग्रेट किए होंगे, कितने तरह के जो है फेमिन्स यहाँ पे आए होंगे, उस पर मैं काम करता हूँ। देखिए अभी साउथ एशिया एक सबसे बढ़ती हुई आबादी है और हम प्रथम पे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन नंबर। इतना ज़्यादा संख्या होने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं।
हमारे अंदर कितनी तरह की जेनेटिक बीमारियां जो हो रही हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। अभी आप जाएंगे 2000 साल पहले तो इंडिया की पॉपुलेशन कम नहीं थी, उस समय भी हमारी आबादी करोड़ों में थी। और ये ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी के जो आविष्कार है वो बहुत पहले हो चुका था। उसकी वजह से बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोथ हुआ। और उसके बाद अराउंड 4000 ईयर्स पहले यहाँ पे कास्ट सिस्टम बन गया, जिससे कि हम डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स हैं इंडिया में वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो उन एथनिक ग्रुप्स में और जो कास्ट सिस्टम फॉर्मेशन की वजह से कितनी जो जेनेटिक डिजीज़ का रिस्क फैक्टर है वो कितना है पॉपुलेशन में, वो अब देखने में एक हमें सहायता प्राप्त होती है। आप अगर किसी भी देश में जाइए वहाँ की पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स नहीं है जितना कि इंडियन पॉपुलेशन डाइवर्स है। उस डाइवर्सिटी की वजह से भी हमें बहुत सारी बीमारियों से सामना करने को मिलता है और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो उस पर हमारा शोध जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये बीमारियों को जानने में। हमारे रिसर्च का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें जानने में सहायता मिलती है कि हमारा जो जेनेटिक पूल है, जीन पूल है, वो कितना डाइल्यूट हुआ है, कितना डाइवर्सिटी इसमें है। और जिसकी वजह से ये जितनी भी जो ड्रग डिस्कवरीज होती हैं उसमें ये फ़ायदा मिलता है कि इंडियन पॉपुलेशन स्पेसिफिक जो ड्रग्स होती हैं वो बनाने में उसकी हेल्प मिलती है। हमने एक शोध किया 2020 में और उसको पब्लिश किया नेचर जेनेटिक्स, एक वर्ल्ड रिनाउंस्ड पब्लिकेशन है। उसमें हमने देखा कि इंडिया में अराउंड 35 ऐसे पॉपुलेशन ग्रुप हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है बीमारियों से लड़ने में उतनी सक्षम नहीं हैं और उनके अंदर बहुत सारे जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम कंपेयर करें उन पॉपुलेशन ग्रुप्स की पूरे वर्ल्ड में तो ये हमारे जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं 35 जो ग्रुप्स हमें मिले हैं वो सबसे ज़्यादा एंडोगैमिक हैं, जिसके अंदर हमें वो देखने को मिला फाउंडर इफेक्ट्स। मतलब एक ही ग्रुप में आपस में शादियां करने की वजह से ऐसा होता है। जैसे कि कोई इंसान 100 हो आज के 3000 साल पहले और उन 100 लोगों से अगर हम हो जाएं 1 करोड़ लोग तो उसको बोलते हैं जेनेटिक फाउंडर इफेक्ट। और हमारे इंडिया में जो जितनी भी पॉपुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं उस फाउंडर इफेक्ट्स में आती हैं। तो उस जेनेटिक जो डायलूशंस हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारा जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं। जैसे कि एक कम्युनिटी है साउथ इंडिया में, वो एक तरह की बीमारी से जूझ रही है जिसमें कि एनेस्थीसिया का जो ड्रग होता है काम नहीं करता है। तो अगर आपको देखना हो किसी एक पॉपुलेशन का डीप हिस्ट्री, कितने हजार साल पहले वो कहाँ से आया, कैसे मिक्स हुए और उन छोटे से ग्रुप से कितने लोग अभी के टाइम में कितने लोग हो गए हैं, ठीक है। तो उस एक पूरे के पूरे पॉपुलेशन की जो फॉर्मेशन है ना उसके प्रोसेस को समझने में हम जो है जो डेटा है उसको यूज करते हैं और उस डेटा का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी हिस्ट्री को समझने में। अभी हम काम कर रहे हैं इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ और तरह तरह के हमारे पास ह्यूमन रिमेन सैंपल्स हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स के। हम ये मैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 ईयर्स पहले से लेकर के और अभी तक का इंडिया के जो पॉपुलेशंस हैं, जो ह्यूमन रहे होंगे यहाँ पे, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुए, कहाँ से वो माइग्रेट किए, कैसे मूव किए, उनका जो पूरा का पूरा डेमोग्राफिक पैटर्न जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में इस तरह कोई काम नहीं कर रहा है, तो इंडिया में तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बट इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं। यूरोप में काफ़ी काम हो रहे हैं, अमेरिका में काफ़ी काम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी काम हो रहा है, बट इंडिया में बहुत सारे लैब्स इस पर काम नहीं कर रहे हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज में पहला लैब इस्टेब्लिश हुआ है, मोस्टली काम यहीं पर हो रहा है इस तरह का। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है भारतीय उद्योग में, बट हमारे फील्ड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक तरह से हिस्ट्री को समझने में और मेडिकल जेनेटिक्स में जो है पॉपुलेशन माइग्रेशन पैटर्न जानने में, यहाँ के डेमोग्राफिक पैटर्न जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है, बट इसका कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है इंडस्ट्री में। देखिए हमारे अंदर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है हर एक स्पीसीज़ में, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन ह्यूमंस में भी होते हैं और अदर एनिमल्स में होते हैं। वो म्यूटेशंस का पैटर्न अदर एनिमल्स में फिक्स होता है क्योंकि वो अदर एनिमल्स माइग्रेट नहीं करते हैं और उनकी जो मिक्सिंग होती है वो रैंडम होती है। बट ह्यूमन के केस में क्या होता है कि ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह जाता है इंटेंशनली, और जो मिक्सिंग का जो पैटर्न होता है वो भी रैंडम नहीं होता है, एक प्लांट वे में होता है। तो साउथ एशिया को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग इवेंट से गुजरा हुआ है पिछले 6000 सालों में। हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो इंडिया के अगर आप 1 लाख लोगों का DNA सीक्वेंसिंग करेंगी तो आप नहीं बोल सकती हो कि ये साउथ एशिया का जेनेटिक सिग्नल ये है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का अलग जेनेटिक सिग्नेचर है, साउथ इंडियंस का अलग जेनेटिक सिग्नेचर्स हैं, नॉर्थ इंडिया का अलग है, राजस्थान का अलग है, ठीक है। आप बिहार और बंगाल का अलग जेनेटिक मेकअप है। अनटिल अनलेस कि आप पूरे आबादी का 1% लोगों का DNA सीक्वेंस नहीं करेंगी तब तक आप साउथ एशिया का जेनेटिक पूल क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप 5000 साल पहले के लोगों का अगर आप DNA सीक्वेंसिंग कर रही हैं जो कि ह्यूमन सैंपल्स मिलते हैं, तो वो फिर आप आने वाले जो पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उनका ओवरऑल जेनेटिक मेकअप क्या होगा वो आप समझ सकती हैं अगर आप पहले के सैंपल्स को सीक्वेंस कर रही हैं। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मेरी ट्रेनिंग हुई है कैम्ब्रिज में एंड हार्वर्ड में भी काफ़ी कम टाइम मैंने काम किया है। तो मैंने देखा यहाँ पे हमारे पास सैंपल्स से काफ़ी वेल्थ है, आर्कियोलॉजिकल सैंपल्स काफ़ी है इंडिया में, बट इस पर कोई काम नहीं हुआ है।
तो बस एक वही मोटिवेशन था कि इंडिया में भी काम करना चाहिए। मुझे जो है इंडिया में यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, इंटरनेशनली भी अवार्ड मिला है, यंग इनोवेशन अवार्ड मिला है, और हमारे पेपर्स नेचर में हैं, सेल साइंस, नेचर कम्युनिकेशंस, जीनोम बायोलॉजी, ऐसे जगहों पे पब्लिश हुए हैं। इसमें काफ़ी स्कोप है और मैं चाहूँगा कि इंडिया में एटलीस्ट ढेर सारे इस तरह का लैब बने, और हमारे पास बहुत सारे सैम्पल्स हैं और बहुत स्कोप है इस फील्ड में काम करने का। और इसका अगर देखा जाए तो फाउंडेशन तो पड़ गया है, बट बहुत सारे लैब्स काम नहीं कर रही हैं। फ्यूचर में हम चाहेंगे कि डेटा काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो और लैब्स बने, क्योंकि अभी ये काफ़ी कटिंग एज रिसर्च है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से जो है लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैंने जो है 1920 में एक पब्लिकेशन किया जिसमें कि हमने प्रूफ किया है आर्यन इन्वेजन थियरी जो गलत है इंडिया में। वो हमारा ये पेपर पब्लिश हुआ था सेल में, और फर्स्ट टाइम हमने जेनेटिकली इसको कंफर्म किया कि इंडिया में इस तरह का कुछ भी इन्वेजन नहीं हुआ था। तो हमारे रिसर्च के बेसिस पे ही आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्प्रूव किया, और जितने भी कोर्स करिकुलम्स हैं उसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी को निकाल दिया गया है, और अभी भी जितने भी बुक्स हैं उसमें निकाल रहे हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अपोजिट इंडिया से लोग माइग्रेट किए अदर कंट्रीज़ में। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। जो इतिहास हम 300 सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्यन से एक सुपीरियर रेस थी, इंडिया में आई, इंडिया के लोगों के ऊपर अटैक किया। जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे वो चले गए साउथ में, वो द्रविड़ियन हो गए, और जो नॉर्थ से आए थे कजाकिस्तान से और सेंट्रल एशिया से, वो आर्य ब्राह्मण हो गए। तो ये पूरी पूरी बकवास थियरी है, और इसको हमने जेनेटिकली प्रूफ किया है। और जिस पेपर में हमने इसको पब्लिश किया है वो वन ऑफ द बेस्ट रिप्यूटेड जर्नल्स हैं, सेल उसका नाम है। ये एक पहला बेनिफिट था। दूसरा, हमने देखा कि डोमेस्टिकेशन भी इंडिया में ही मैक्सिमम एनिमल्स का हुआ है, चाहे वो गोट हो चाहे वो काऊ हो। ऐसा पहले मानते थे कि काऊ के अच्छे अच्छे ब्रीड्स आते थे वहाँ से, यूरोप से, तो हमने जेनेटिकली इसको कंफर्म किया कि अच्छे अच्छे ब्रीड्स इंडिया में थे, और यहाँ से बल्कि वापस गया था जेबू यूरोपियन कंट्रीज़ में। तीसरा है कि जैसे कि मैंने बताया कि फाउंडर इवेंट्स, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम बना था उसका भी एक जेनेटिक सिग्निफिकेंस था। 5000 ईयर्स पहले लोगों को पता चल गया था कि आपस में शादियां करने से जेनेटिक डिजीज़ होती है, क्लोज रिलेशन में शादी करने से, इसीलिए गोत्रा सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था। आई थिंक 5000 ईयर्स पहले इंडिया का जो नॉलेज का जो लेवल था वो इस सेंचुरी में भी उतना नॉलेज लोगों को, मतलब साइंटिफिक डिस्कवरीज के बाद वो चला पता उसका फाउंडेशन, बट वो प्रैक्टिस में था, रिचुअल्स में था अबाउट 5000 ईयर्स पहले। तो ये सब हमारे अचीवमेंट्स हैं जो कि इसके पहले किसी ने इसको जानने की कोशिश नहीं की थी, बट हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है। डॉक्टर नीरज राय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.